जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीआरटी टीईटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो टोटली बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ें, देखें प्रश्न कैसे हैं। अगर पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे मानव माता यानी मदर ऑफ मैन कहा जाता है। इसमें आपको बताना है कि मानव माता किसे कहा जाता है। देखें, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। किसके द्वारा पूछा गया है? बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि मानव माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है लूसी, ऑप्शन बी है क्लियोपेट्रा, ऑप्शन सी है विक्टोरिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगर मानव माता की बात करें तो मानव माता जो है वो लूसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लूसी को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, देखें अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ये भी बीपीएससी का ही प्रश्न है, यानी आज का जो टोटली प्रश्न है वो टोटली बीपीएससी द्वारा ही पूछे गए प्रश्न है। देखें, ये प्रश्न है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। इसमें बताना है कि आधुनिक मानव के जो हाल का पूर्वज है वो कौन है। ऑप्शन ए है क्रोमैग्मन मनुष्य, ऑप्शन बी है जावा मनुष्य, ऑप्शन सी है नियंडरथल मानव। तो आपको बताना है कि इसमें से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज बताना है, ठीक है ना। जो कौन होगा? तो क्रोमैग्मन मनुष्य होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आपको बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है उसके जो घर थे वो किसके बनाए गए थे। ऑप्शन ए है बांस के, ऑप्शन बी है पत्थर के, ऑप्शन सी है ईंट के, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि जो सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो किसके बनाए गए थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं या सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो ईंटों के बनाए गए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, ऑप्शन नंबर प्रश्न 4 है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पशु है जो सिंधु घाटी सभ्यता से उसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इन प्रश्नों का आंसर भी देने का प्रयास करें, और आप अगर पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब देखें, यहाँ पूछा गया है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अगर घोड़ा की बात करें तो जो घोड़ा है, घोड़ा का जो अवशेष है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि हर्षचरित किसकी रचना है। आपको इसमें बताना है कि जो हर्षचरित है ये किसकी रचना है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है बाणभट्ट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित जो रचना है ये बाणभट्ट की रचना है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था।
इसमें आपको बताना है कि हर्षवर्धन के समय में भारत कौन सा चीनी यात्री आया था। ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है हुएनसांग, ऑप्शन सी है इत्सिंग, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री यानी कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो आपको याद रखना है कि जो ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के समय आया था, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किस प्रक्रिया से, यहाँ पे प्रक्रिया होगा, ये प्रति हो गया, किन प्रक्रिया से, सॉरी ये किन प्रक्रिया नहीं होगा, यहाँ पे किस किन प्रति चयन नहीं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन सिपाहियों का किन से किया, यहाँ पे किन से होना चाहिए, प्रक्रिया का चयन, सिपाहियों का चयन किन से चयन किया, यानी सिपाहियों का चयन या सिपाहियों का किन से चयन किया था। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, ऑप्शन बी है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन सी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। आप प्रश्न को एक बार ध्यान से समझ लें कि पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन से चयन किया था, अर्थात जो सिपाहियों का चयन है वो कहाँ से किया था, अर्थात किन को चयन किया था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मणों को, ऑप्शन बी है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन सी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के बाद जब सिपाहियों ने विद्रोह किया तब जो अंग्रेज हैं इन्होंने सिखों को अपनी सेना में शामिल किया, गोरखों को शामिल किया, सिखों को शामिल किया और पंजाबियों को शामिल किया, अर्थात ऑप्शन नंबर इसके लिए बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करें, देखें अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। आपको बताना है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था। तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन जो था वहाँ का वायसराय था। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था, कांग्रेस विभाजन हुआ था, ठीक है ना। और फिर से जो बंगाल विभाजन है इसे 1911 में क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। और इसी 1911 में ये घोषणा की गई कि जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता न होके किसको बनाई जाएगी, तो दिल्ली को बनाई जाएगी, अर्थात कलकत्ता से राजधानी का ट्रांसफ़र कहाँ किया गया, दिल्ली किया गया, ठीक है ना। कहाँ पे किया गया, दिल्ली में किया गया। तो इसके लिए जो राइट आंसर है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है अधिकतर नरमपंथी नेता थे। आपको बताना है कि जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो कहाँ से थे। ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्र से, ऑप्शन बी है शहरी क्षेत्र से, ऑप्शन सी है पंजाब से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो अगर नरमपंथी नेताओं की बात करें कि जो नरमपंथी नेता थे वो किन
क्षेत्रों से थे, तो आपको याद रखना है वो अधिकतर वो शहरी क्षेत्रों से थे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। आपको बताना है कि एक कल्याणकारी राज्य के जो निर्देश हैं, जो इसके जो आदर्श हैं वो कहाँ पे वर्णित हैं। ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्यों में, ऑप्शन सी है संविधान के प्रस्तावना में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ कल्याणकारी राज्य की बात करें तो इसका जो उल्लेख है कहाँ पे किया गया है, तो आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एक यहाँ पे 11वां होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। ऑप्शन ए है 2006 में, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2000 में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य है पहले तो हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा। इसमें जब जोड़ा गया तो कितने जोड़े गए, तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए, ठीक है। और 11वां जो जोड़ा गया, ये 11वां जो था ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और ये कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा 2002। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। आपको बताना है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 8 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 6 वर्ष तक, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अगर इनकी बात करें तो ये कुल 12 वर्षों तक क्या रहे, राष्ट्रपति रहे, अर्थात ऑप्शन नंबर इसके लिए बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बात करें, देखें अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। आपको बताना है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में कुल 25 हैं। कितनी हैं, कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश है इसका उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जबलपुर में स्थित है। जो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 में क्या हुई थी, तो इस न्यायालय की स्थापना हुई थी। आगे देखें,
अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। आपको बताना है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है उनको निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है राज्य के मुख्यमंत्री के पास, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन सी है संसद के पास, यहाँ पे सांसद है तो संसद के पास, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो उच्च न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के पास है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आपको बताना है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अगर कोई राज्य है तो आपको याद रखना है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया या मिला लिया गया। ठीक है, यहाँ पे मिला लिया गया होना चाहिए या मिल गया होगा, बजट में मिल गया या मिला लिया गया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2017 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो रेल बजट है इसको आम बजट में वर्ष 2017 में क्या किया गया, शामिल किया गया, मिला लिया गया, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए है 87, ऑप्शन बी है 88, ऑप्शन सी है 89, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में अगर कुल तारामंडलों की बात करें तो अंतरिक्ष में जो कुल तारामंडल है वो कितनी है, 88 है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, देखें अगला प्रश्न है, चंद्रमा के सदृश्य, चंद्रमा के सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह है। आपको बताना है कि चंद्रमा के सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि चंद्रमा के सदृश से दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो इसके लिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए बुध। ठीक है ना, बुध जो है बिल्कुल चंद्रमा के समान दिखाई देता है, चंद्रमा के सदृश से दिखाई देता है। आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है मेडागास्कर, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई द्वीप है तो वो है ग्रीनलैंड। कौन है, ग्रीनलैंड, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है,
पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां सम्मिलन स्थल है। आपको बताना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है, अर्थात उनका मिलन स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है पालिनी पहाड़ी, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनका सम्मेलन अगर स्थल की बात करें तो वो है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो है यूरेनियम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। आपको बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अपघटन के उपरांत अंतिम जो उत्पाद होता है वो कौन सा होता है, अर्थात इसके अपघटनोपरांत क्या बनता है। ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी है माल्टोज, ऑप्शन डी है ग्लूकोज, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अपघटनोपरांत क्या बनता है, तो आपको याद रखना है कि ये ग्लूकोज बनता है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा। और इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न है कि दूध किसका घटिया स्रोत है, अर्थात यहाँ पे बताना है कि जो दूध है इसमें किसका सबसे मतलब ये बहुत बेकार स्रोत है, मतलब किसमें इसमें जो दूध है इसमें कौन सा चीज़ नहीं मिलेगा, अर्थात उसका यहाँ से प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है। जैसे ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें अगर दूध की बात करें कि दूध किसका सबसे घटिया स्रोत है, तो आपको याद रखना है विटामिन, ठीक है ना। और ये विटामिन सी आपको याद रखना है कि विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत है, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ये इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।